एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो क्लासेस में स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करेंगे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के बारे में। जी हाँ, हम लोग कर रहे हैं माइनर के संबंध में सीरीज। माइनर के संबंध में जो हमने सीरीज की है उसमें हमने सबसे पहले देखा था लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट को देखा था। यूट्यूब पे अवेलेबल, आप देख सकते हैं जाके। इसके बाद हमने रेंट कंट्रोल एक्ट को देख लिया। राजस्थान का रेंट कंट्रोल एक्ट है, ठीक है। तो इसी राजस्थान वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि राजस्थान लैंड लॉ पे मुझे लगा जिस हिसाब से कि आप लोगों के लिए मैटर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया है, अभी आज हम इस एक्ट का रिवीजन करेंगे, वो करेंगे इंडेक्स के थ्रू। जो इंडेक्स में हमको पॉइंट्स दे रखे हैं, 236 सेक्शन है, उनको करेंगे। जिस सेक्शन पे हमको लगेगा कि इसको ज्यादा जोर देना जरूरत है, उस सेक्शन पे ज्यादा जोर देंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आरजेएस का एग्जाम है 27 जुलाई को, परमिशन लेटर्स आउट हो चुके हैं, तो अब ये नहीं है कि हम उसके अंदर डिटेल में इतना जाएं। हम वो देखेंगे यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट सब कवर करते हुए देखेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब वो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे और जो नॉर्मल होगा उसको स्किप कर देंगे, ठीक है ना। साथ ही बीएनएस की सीरीज अवेलेबल है यूट्यूब पे। फास्ट रिवीजन करना चाहते हैं, ऐसा है कोई व्यक्ति जिसने अब तक अगर देखना शुरू भी नहीं किया है, बीएनएस के बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, कोई बात नहीं है, अभी 15 दिन बाकी है। फास्ट रिवीजन कर सकते हो बीएनएस का, बीएनएसएस का और बीएसए का। तीनों एक्ट आ रहे हैं हमारे। कुछ और माइनर एक्ट आरजेएस के संबंध में अवेलेबल है। अवेलेबल कहाँ पे है? यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप एक बार उनको गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लिमिटेशन है, रेंट कंट्रोल एक्ट है, प्रोबेशन है, इंडिसेंट एक्ट है, इसी तरह एसआरए है, पॉक्सो है, जेजे एक्ट है, ये सब हमने यूट्यूब पे करवा रखे हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, अपना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान लैंड लॉ के बारे में। तो इसको शुरू करने से पहले आप जाके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ जोड़ दो जिन्होंने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के बारे में सोच रखा है कि ठीक है इसको तो हम ऐसे ही छोड़ के चल जाते हैं या ऊपर ऊपर से सरसरा पढ़ के चल जाते हैं। उन लोगों को ये वीडियो भेज दो कि जिन्होंने इनको बिल्कुल भी नहीं देखा हो, और जिन्होंने देख लिया है उनको बोल दो कि वही जाके रिवीजन कर लो, ठीक है। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज छोड़ दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए इसी तरीके से और वीडियोस लेके आऊं। फाइनली सब कुछ डिस्कस करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लैंड लॉ। क्या बात कर रहा है? सबसे पहले इसका नाम है राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956। सेक्शन कितने हैं इसमें? 263 सेक्शन है, ठीक है। चैप्टर कितने हैं? 11 चैप्टर्स हैं, ठीक है। क्या हमको पता होना बहुत जरूरी है? ये वाली बात बिल्कुल पता होना जरूरी है। अब इसके साथ साथ क्या हमको इसका एक्ट का नंबर पता होना जरूरी है? तो बिल्कुल। एक्ट का नंबर क्या है इसका? 15। कैसे याद रखोगे इस बात को? देखिए यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ से 5 उठा लो, कितना हो गया? 15। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इसका एक्ट नंबर है 15। 15 नंबर का ये एक्ट क्यों है? क्योंकि 1956 में 15वें नंबर पर इस एक्ट को लागू किया गया था, ठीक है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट बात देखो, किस लिए बना ये अधिनियम? ये अधिनियम बना था लॉ रिलेटेड टू लैंड, यानी कि जो भूमि होती है, ठीक है। हम धरती पे रहते हैं तो धरती के बारे में बात करेंगे। ये होती है हमारी भूमि, ठीक है। ये भूमि है। अब ये भूमि किसकी मानी जाती है? इसके ऊपर कोई घर बन रहा है, कोई नदी निकल रही है, कोई जंगल बन रहा है, तो इन सब के बारे में जो भी लॉ बनेगा वो कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा हमको लैंड रेवेन्यू एक्ट में, यानी कि भू राजस्व अधिनियम में। तो भूमि के संबंध में जितने भी कानून बनाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। यानी कि लैंड रेवेन्यू एक्ट क्या बात कर रहा है? भूमि के संबंधित विधि के बारे में बात कर रहा है। जब आप इसकी इंडेक्स देखते हो उसके बाद जब आप जाते हो, अपने एक्ट होना चाहिए आप लोगों के पास कि जब भी आप इस लेक्चर को देख रहे हो अपना एक्ट अपने पास जरूर रखना। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, जो इसकी हमारे ऊपर पृष्ठभूमि दी हुई होती है ना, प्रस्तावना दी होती है, उसमें हमको इसका उद्देश्य मिलता है। क्या बोल रहा है कि भाई भूमि संबंधी मामलों, कानून, राजस्व न्यायालयों, राजस्व अधिकारियों और गांव सेवकों की नियुक्ति, उनके शक्ति, कर्तव्य वगैरह हो गए, भूमि विभाजन वगैरह हो गए, इन सबसे रिलेटेड लॉ बनाने के लिए ये बना है। तो सबसे पहले क्या बनेगा? इसको ऑब्जेक्ट लिखो।
ऑब्जेक्ट क्या क्या है इसका? तो इसका ऑब्जेक्ट है जैसे रेवेन्यू कोड्स हो गए, जो रेवेन्यू वगैरह के कोड हो गए वो, इसके साथ साथ जो इनके ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, ऑफिसर्स कहाँ पे होते हैं भाई, विलेज वगैरह के संबंध में होते हैं ना, एक पटवारी, तहसीलदार, भू अभिलेख अधिकारी, इनको भी आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये जितने भी इसके जो वो होते हैं ना ऑफिसर्स वगैरह, इनके संबंध में जो भी इनकी पावर्स होगी, जो भी इनकी ड्यूटीज वगैरह होगी, इनके संबंध में लॉ बनाने के लिए ये एक्ट आया है। इसके साथ ही जितने भी नक्शे वगैरह होते हैं, धरती पे आप रह रहे हैं, भूमि है तो भूमि का नक्शा तो होगा ना, आप अपने मकान में रहते हो तो मकान का भी तो एक नक्शा होता है ना। वैसे ही आप अपने एरिया में रहते हैं तो उस एरिया में होता होगा कि भाई इस एरिया के अंदर आप अंदर जाएंगे, फिर लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाके आपका मकान होगा। तो ऐसे एक मैप होता है, नक्शा होता है। तो ये जो कुछ भी प्रिपेयर किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, ये सब लैंड लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है। ये इसका ऑब्जेक्ट होता है, उद्देश्य होता है। इसके अलावा क्या होता है, रेवेन्यू वगैरह निर्धारित करने के लिए रेवेन्यू डिसाइड किया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या किया जाता है भाई, लैंड को कोई भाग में विभाजित करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना, कई बार भूमि भर गई, बोलते हैं ना ये भूमि भर गई, यहाँ से इस क्षेत्र में ये भूमि आ गई, या फिर क्या होता है घट गई, या नदी के बहाव से कोई कटाव उत्पन्न हो गया, ठीक है। जंगल थे, अब ये भूमि कैसे बढ़ी कि मान लीजिए कोई कॉलोनी बसी हुई थी, यहाँ पे पास में जंगल था, जंगलों को काट के और यहाँ पे फिर कोई कॉलोनी बसा दी, तो वो क्षेत्र किसके पास जाएगा? ये सारी बातें हमको क्या मिलती है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत देखने को मिलती है, ठीक है। और इस तरीके से फिर जैसे रेवेन्यू का निर्धारण कैसे करेंगे, रेवेन्यू को वसूल कैसे करेंगे, ये सारी बातें हमको लैंड लॉ में बताई जाती है, भू राजस्व अधिनियम में बताई जाती है। और यही इसका उद्देश्य है कि भाई इन सब चीजों के बारे में हमको पता करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात इसके बारे में, कब बना था ये। तो आप जब लैंड लॉ को देखेंगे तो उसमें पता चलता है कि भाई ये 23 मई 1956 को तो बना था, ठीक है। और 1 नवंबर 1956 से इसको लागू किया गया था। क्या ये डेट हमको याद होनी चाहिए? तो बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो हमारा काम चलेगा नहीं। क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए भाई, ये कब बना था, कब इसको लागू किया गया, इसमें सेक्शन कितने हैं, इसमें चैप्टर कितने हैं, इसके एक्ट का नंबर क्या है, और हमको इसका उद्देश्य भी पता चल गया, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे, सबसे पहले वाले सेक्शन पे आते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 आता है हमारा प्रारंभिक। चैप्टर नंबर जो 1 है ना वो प्रारंभिक आता है। हर चैप्टर में यही बात होती है, मतलब हर एक्ट में यही बात होती है, चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक आता है। प्रारंभिक यानी कि प्रीलिमिनरी। तो सबसे पहले जो प्रीलिमिनरी पार्ट है इसमें 3 सेक्शन है, ओनली 3 सेक्शन। सबसे पहले बात करता है संक्षिप्त, नाम, विस्तार और प्रारंभ, यानी कि शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। तो जब हम इसकी बात करते हैं शॉर्ट टाइटल वगैरह की, तो ये बोलता है कि इसका नाम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 है, ठीक है। क्या है इसका नाम? राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, जिसको कि हम बोलते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट। कब का है? 1956 का। एक्ट नंबर अभी याद करवाया था, एक्ट नंबर 15। कब बना था? 23 मई 1956 को बना था। 1 नवंबर 1956 को इसको लागू किया गया था। अब इसके बाद बोलता है इसका विस्तार कहां पर होगा। संपूर्ण भारत लिख दूं संपूर्ण भारत? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि क्या है, ये राजस्थान का लोकल एक्ट है, तो किस पर अप्लाई होगा? राजस्थान पर अप्लाई होगा। तो संपूर्ण राजस्थान पर अप्लाई होता है। और इसका थर्ड पॉइंट आपने बता ही दिया अभी, देखिए कि भाई 1 नवंबर 1956 से गजट नोटिफिकेशन के द्वारा इसको जारी किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट के हम सारे पॉइंट देख के आ चुके हैं। अब आ जाइए सेकंड पे। सेकंड बोलती है अधिनियम से अप्रभावित अधिनियमितता। केवल रीड ओनली सेक्शन है, यानी कि हम इसको रीड करेंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम है अभी तो रीड कर लो, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको अपना टाइम बचाना है, ऐसे नहीं कि वेस्ट करना है। तो जो हमको लगेगा कि इस सेक्शन को हमको डिटेल में देखना चाहिए, हम उस सेक्शन को डिटेल में देखेंगे। और जिसको रीड ओनली करना पड़ेगा, उसका मतलब कि वो आप बाद में रीड कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, और नहीं है तो बस एक बार ऊपर से हेडिंग देख के उसको गो थ्रू कर सकते हैं।
अब जब हम सेक्शन 3 की बात करते हैं तो वो बात करता है निर्वचन। निर्वचन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। क्या डेफिनेशन वर्ड लिख रहा है यहाँ पे? जी नहीं, डेफिनेशन वर्ड नहीं लिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वचन। निर्वचन का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब है जो शब्द दिया गया है उसका अर्थ क्या लगाया जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या है, कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, कुछ हमको डेफिनेशंस दे रखी है। कितनी डेफिनेशंस हैं? टोटल 8 डेफिनेशन है। टोटल 8 डेफिनेशन हमको दे रखी है यहाँ पे। क्या हमारे लिए सारे इंपॉर्टेंट है? सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे भू अभिलेख अभिधारी के बारे में बात की गई है, सॉरी भू अभिलेख अधिकारी के बारे में बात की गई है, जिसको कि हम बोलते हैं लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, एलआरओ बोलेंगे आगे इसको हम। अगर कहीं पे भी एलआरओ वर्ड यूज करूं तो इसका मतलब लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर। तो क्या होता है, इसमें आता है जिलाधीश और उसमें अतिरिक्त तथा सहायक भू अभिलेख अधिकारी भी आते हैं। यानी इसमें कौन कौन आएगा? जिलाधीश यानी कि कलेक्टर, प्लस और कौन हो सकता है? अतिरिक्त और सहायक भू अभिलेख अधिकारी यानी असिस्टेंट लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर और एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, यानी कि एडिशनल एलआरओ और असिस्टेंट एलआरओ, ये भी इसके अंतर्गत क्या होंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे पहले वाला सेक्शन है 3 का 1, जो हमको एलआरओ के बारे में बता रहा है, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर के बारे में बता रहा है। इसमें ही 1A आता है। वो क्या बोल रहा है कि भाई म्युनिसिपैलिटी यानी कि नगर पालिका का क्या अर्थ होगा? नगर पालिका क्या होगी? तो वही होगी जो कि हमको म्युनिसिपैलिटी एक्ट में बताया गया, नॉट इंपॉर्टेंट। फिर आ जाइए 3(1)B। क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात करता है नजुल भूमि। नजुल भूमि यानी कि नजुल लैंड क्या होती है? ये हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसका अर्थ होता है राज्य सरकार में निहित उस आबादी भूमि से है जो नगर पालिका या पंचायत सर्किल या गांव कस्बा या शहर की सीमा के अंतर्गत हो। यानी कि एक ऐसी भूमि जिसमें क्या है? आबादी रहती है। आबादी यानी कि लोग रहते हैं, जो कहाँ पे चलती है? या तो नगर पालिका के अकॉर्डिंग, या फिर पंचायत वगैरह है वहां पे, या फिर कोई गांव वगैरह है, या कोई सर्किल वगैरह है। सर्किल वगैरह होता है ना, वो है इसके अंतर्गत। कोई कस्बा हो गया, शहर। यही वर्ड क्यों लिखे हैं यहाँ पे? यही वर्ड इसलिए लिखे हैं क्योंकि आबादी कहाँ रहती है? गांव में रहती है, नगर जहाँ पे नगर पालिका लगती है वहां रहती है, पंचायत जहाँ पे अप्लाई होती है वहां रहती है, जहाँ कस्बा होता है, शहर होता है, कोई सर्किल होता है, वहां पे रहती है। तो वो जो भूमि होती है जहाँ पर आबादी निवास करती है उसको हम कहते हैं नजुल भूमि। ठीक है, कई बार प्री में पूछा गया है, इवन इसमें मेन में भी शॉर्ट नोट आया हुआ है। ठीक है, इसको एक बार ज्यादा थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसके अलावा देखिए पंचायत सर्किल। पंचायत सर्किल नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है किसके अकॉर्डिंग? राजस्थान पंचायत सर्किल के अकॉर्डिंग। फिर विहित। विहित क्या होते हैं? सेकंड नंबर पे बोल रहा है विहित। विहित का मतलब जो हमारा, हम राजस्थान लैंड लॉ पढ़ रहे हैं, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भी रूल वगैरह बने हुए होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट देखिए, किसी पक्ष के प्रस्वीकृत अभिकर्ता, रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की बात कर रहा है, इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पर इंपॉर्टेंट है, आप छोड़ के नहीं जा सकते इसको। इससे अभिप्राय इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत ऐसी व्यक्ति से होगा जो पक्षकार द्वारा उसकी ओर से उपस्थित होने, प्रार्थना पत्र देने तथा अन्य कार्य करने के लिए लिखित रूप से अधिकृत है। यानी कि मान लीजिए किसी भूमि के संबंध में विवाद चल रहा है, ये भूमि है, इसके संबंध में विवाद चल रहा है, ए नाम के व्यक्ति को बुलाया जाता है कि तुम्हें इसके संबंध में बुलाया गया है। अगर ये नहीं आता, ये पक्षकार नहीं आता, इसकी ओर से अगर बी उपस्थित होता है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन वगैरह देने के लिए या कोई भी अन्य काम करने के लिए, अदर एक्ट के लिए, तो फिर क्या होगा? ये जो बी है ना, बी, इसको क्या माना जाएगा? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट माना जाएगा। ठीक है, यही बात समझ में? अब नेक्स्ट देखो, राजस्व अपील अधिकारी कहाँ पे दिया गया है? 3A के अंतर्गत। तो ये भी हमको क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है
कि भाई आप जाके वो सेक्शन देख लो। कौन से सेक्शन को देखने की बात कर रहा है? सेक्शन नंबर 20 देखने की बात कर रहा है कि जो राजस्व अपील अधिकारी है, रेवेन्यू अपीलेंट अथॉरिटी, उसके लिए आप जाओ। कहाँ पे जाओगे? 20A पे जाओ और 20A को देख लो। यानी कि सीधे क्या कर रहा है? रेफर कर रहा है राजस्थान लैंड लॉ के अंतर्गत जो 3A है, 3A ये हमको बता रहा है राजस्व अपील अधिकारी, रेवेन्यू अपील अथॉरिटी, कहाँ पे? सेक्शन नंबर 20A में, यानी कि रेफर कर रहा है 20A की तरफ की, वहां जाके देख लेना। इसके बाद बोल रहा है भू प्रबंध अधिकारी, यानी इसको क्या कहा जाता है? सेटलमेंट ऑफिसर। सेटलमेंट ऑफिसर। देखो एक तो ये जो एलआरओ था ना, एलआरओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेटलमेंट ऑफिसर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों तो ऐसे है कि जैसे इस एक्ट का आधार होता है ना, कि भाई हर कहीं पे इन्हीं को अथॉरिटी मिली हुई है, इनके नीचे और व्यक्ति काम करता है, पर जो मेन काम करते हैं ना वो ये दोनों करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि भाई कैसे काम मिलता है इनको, तो अभी आगे मिलेगा हम कि इनको हम कैसे काम वगैरह देंगे। तो इसके अंतर्गत सहायक भू प्रबंध अधिकारी भी सम्मिलित होगा, यानी कि इसके अंतर्गत असिस्टेंट जो होगा ना, इसका असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर गांव बता रखा है। गांव भी इंपॉर्टेंट है कि भाई गांव कहाँ पे डिफाइन किया गया है। देख सकते हो आप गांव के बारे में, 5 गांव है। याद रखना गांव कितने हैं? 5। नजुल भूमि कहाँ दी गई थी? 3(2)B में। ठीक है, सॉरी 3(1)B में। उसके बाद जो हमारा था वो एजेंट वाला, वो 3 में दे रखा था। जो हमारा अपीलेंट अधिकारी था वो कहाँ दे रखा था? 20A के अंतर्गत दे रखा था। सेटलमेंट ऑफिसर 4 में। याद रख लो 4 सेटलमेंट ऑफिसर, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ट्रिक हो सकती है, मतलब 4 सेटलमेंट ऑफिसर, तो 4 में सेटलमेंट ऑफिसर को बताया गया है, और इसमें असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर को भी इंक्लूड किया गया है। फिर गांव, कितने गांव है? 5 गांव। ऐसे कहते हैं ना वो उसके नाम पे 5 गांव है, 5 गांवों को, ऐसे कहते हैं ना हमारे राजस्थान में होता है ब्याहों में 5-5 गांवों को बुलावे पड़ते थे, तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसको। गांव कितने हैं? 5। अब देखो आगे, इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्ति किसी अधिकारी के उल्लेख में उसी श्रेणी ग्रेड में उसी प्रकार नियुक्त अधिकारी का उल्लेख सम्मिलित है, रीड ओनली। इसके बाद आगे जितने भी हैं इनको रीड ओनली कर लो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 7वां पॉइंट देख लो एक बार, शब्द और अभिव्यक्ति का अर्थ दे रखा है कि भाई जो यहाँ पे परिभाषित है वो ठीक है, नहीं तो बाकी को किसके अकॉर्डिंग माना जाएगा? टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग माना जाएगा। टेनेंसी एक्ट है ना, जो राजस्थान टेनेंसी एक्ट, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का जो है, उसमें जो शब्द परिभाषित है उन्हीं को ऐसे कैसे लिया है यहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि ये 1956 में आया था, इसको लगता था 1955 का तो एक्ट है, वहां से कुछ कुछ चीजें जो इसको सही लगती गई है वहां से लेता गया। ठीक है, तो ये वाली बात हुई हमारी यहाँ तक, 8 तक हमने देख लिया इसके। यानी कि सेक्शन नंबर 1 देखा, 2 में हमको इतना रिलेवेंट नहीं लगा, लेकिन फिर भी ऐसे एक्ट जो लैंड रेवेन्यू एक्ट से इफेक्टेड नहीं होंगे, ये रिपील नहीं है, पर इस एक्ट के साथ साथ चलते हैं, वो हमको सेक्शन 2 में बताए गए हैं। फिर आता है 3 निर्वचन खंड यानी कि इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे टोटल 8 डेफिनेशन है, और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब इसके बाद आ जाओ आप आगे, चैप्टर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्व मंडल की बात करेगा। देखो कितने सेक्शन है, 14 सेक्शन है। राजस्व मंडल, राजस्व मंडल क्या होता है? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये भी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इससे ही पूरी चीजें चलती है। वो दोनों तो इनके भाई है, ये मान लो। जो एलआरओ था ना, एलआरओ और सेटलमेंट ऑफिसर, वो इसके नीचे काम करता है, लेकिन जैसे होता है ना सबसे बड़े दादाजी पिताजी, वो ये है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इस एक्ट का वो जो होता है ना फादर वगैरह, वो ये है। सबसे पहले सेक्शन 4 to 14, यानी कि आपको याद रखना है कि जो हमको राजस्व मंडल के प्रोविजंस है वो हमको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो 4 से लेके 14 में देखने को मिलेंगे। अब देखो आगे, सबसे पहले बात करते हैं राजस्व मंडल की स्थापना और गठन। सेक्शन 4 कहता है राजस्व मंडल की स्थापना और गठन। मंडल मतलब बोर्ड। अगर किसी को मंडल समझने में दिक्कत आ रही है तो बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना, कि भाई मेरे को मंडल पढ़ने में दिक्कत है, मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा इसको।
तो राजस्व मंडल की स्थापना कैसे की जाएगी, कहाँ के लिए की जा रही है, तो सबसे पहले देखो समझाती हुई चलूंगी, और जो अगर यहाँ पे जगह नहीं बचेगी ना तो मैं फिर इरेज कर दूंगी, फिर आप अगर आपको लगे कि मेरे को लिखना है कुछ करना है तो आप क्या करना, रिपीट करके देख लेना, हल्का सा बैक करके। सबसे पहले देखो सेक्शन 4 को जब हम देखेंगे, सेक्शन 4 बोल रहा है फॉर राजस्थान स्टेट, यानी किसके लिए बन रहा है ये, राजस्थान राज्य के लिए बन रहा है। राजस्थान राज्य के लिए क्यों बना रहे हो भाई, राजस्थान का एक्ट है, राजस्थान का लोकल एक्ट है, राजस्थान पे लागू हो रहा है, तो राजस्थान के ऊपर तो अप्लाई करेंगे ना, तो ये जो मंडल होगा वो भी किसके लिए होगा, राजस्थान स्टेट के लिए। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे हम रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड बोल देंगे इसको, ठीक है। इसमें कितने मेंबर वगैरह होंगे, तो देखो एक तो होगा अध्यक्ष, एक अध्यक्ष प्लस क्या होगा, मिनिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, 3 सदस्य, मतलब आप किसी भी हाल में 3 सदस्य से कम तो नहीं लोगे, और ज्यादा कितने ले सकते हो, ज्यादा ले सकते हो आप 20, यानी कि 20 सदस्य ले सकते हो। ये अध्यक्ष तो होगा ही होगा, इसके साथ कम से कम 3 सदस्य और मैक्सिमम होंगे 20 सदस्य। अब थर्ड नंबर पे देखो क्या बोल रहा है, ऑल अपॉइंटमेंट बाय गजट नोटिफिकेशन, यानी इनका जैसे भी अपॉइंटमेंट होगा वो कैसे होगा, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। और जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो बोल रहा है कि स्टेट डिसाइड क्वालिफिकेशन व चयन ढंग सेवा शर्तें, यानी कि राज्य डिसाइड करेगा, क्या डिसाइड करेगा राज्य, क्वालिफिकेशन की मतलब इनके अंतर्गत जो अधिकारी अध्यक्ष वगैरह है इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, है ना, इनका चयन किस तरीके से किया जाएगा, यानी अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, इसके अलावा इनका ढंग क्या होगा, सेवा क्या होगी, शर्तें क्या होगी, ये सब कौन डिसाइड करेगा, राज्य डिसाइड करेगा। अब इसके अंतर्गत एक पॉइंट और है 5वां, वो बोल रहा है बोर्ड का गठन इनवैलिड नहीं होगा, यानी कि ये जो बोर्ड बना है इसका जो गठन है, स्टैब्लिशमेंट है, वो इनवैलिड नहीं होगा। कब नहीं होगा, कुछ परिस्थितियां दे रखी है उनके अकॉर्डिंग इनवैलिड नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा कि अध्यक्ष या किसी भी सदस्य की, अध्यक्ष या किसी भी सदस्य की डेथ होने पर, या ये पद त्याग कर दे, रिजाइन विजाइन कर दे, बोले मेरे तो बस की बात नहीं अब, या फिर नियुक्ति के अवसान होने पर, या फिर एब्सेंट उपस्थित नहीं है, अचानक कोई काम पड़ गया चला गया वहां पे, तो इनका पद इनवैलिड नहीं होगा। इसका मतलब जो मंडल का गठन किया गया है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगा केवल इस आधार पर कि अध्यक्ष या किसी सदस्य की मृत्यु हो गई, वो उपस्थित नहीं है, उसने पद त्याग कर दिया, ये सारी बातों के आधार पर उसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ है बोर्ड का उसको खत्म नहीं किया जाएगा, इनवैलिड नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में। सेक्शन 4 वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब देखिए सेक्शन 5 की तरफ चलेंगे। सेक्शन 5 क्या बोलता है, सदस्यों की पदावधि, बोर्ड के सभी सदस्य गवर्नर की प्रसन्नता पर्यंत पद धारण करेंगे, यानी कि सदस्यों की पदावधि क्या बोल रहा है कि भाई जब तक राज्यपाल खुश रहे इनसे, यानी कि राज्यपाल जैसे बोलते हैं ना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऐसे यहाँ पे कौन चलेगा, राज्यपाल चलेगा। राज्यपाल को क्यों ले रहे हैं, राष्ट्रपति को क्यों नहीं ले रहे हैं, भाई राष्ट्रपति को इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि राष्ट्रपति किसके संबंध में काम करता है, देश के संबंध में, पूरे भारत के संबंध में, लेकिन जो हमारे राज्यपाल साहब हैं ये राजस्थान के राज्यपाल है, तो किसके संबंध में कार्य करेंगे, हमारे स्टेट के संबंध में काम करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, बैठक का स्थान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है भाई राजस्व जो मंडल है इसका मुख्यालय कहां पर होगा, राजस्व मंडल का जो मुख्यालय है वो कहां पर होगा, बैठक का स्थान कहां पर होगा, तो अजमेर वालों खुश हो जाओ क्योंकि आपके यहाँ पे होता है इसका स्थान, ठीक है, अजमेर में होता है इसका स्थान। नेक्स्ट पॉइंट देखो 7th, अनुसचिवीय अधिकारी गण, लेकिन बताओ क्या इस बैठक के स्थान को चेंज भी कर सकते हैं क्या, अजमेर के अलावा क्या किसी और स्थान पे भी कर लोगे क्या बैठक, तो जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकालकर किसी भी अदर प्लेस पर
क्या कर सकते हैं, बैठक कर सकते हैं, ठीक है, कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाल के। अदरवाइज तो कहाँ पे होगी, अजमेर में होगी, ठीक है। अजमेर कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब सेक्शन 7 देखो। सेक्शन 7 बोलता है अनुसचिवीय अधिकारीगण। अनुसचिवीय अधिकारीगण यानी कि मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स कौन कौन होंगे, कैसे काम करेंगे, देखो आप। एक रजिस्ट्रार होगा और अदर ऑफिसर्स होंगे जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग कार्य करेंगे, ठीक है। इतना ही हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है कि भाई एक रजिस्ट्रार होगा और अदर मेंबर होंगे, क्या करेंगे, इस एक्ट, ये एक्ट कौन सा है हमारा, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट, कब का है, 1956 का। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 8 पर। सेक्शन नंबर 8 वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दे रखी है इसमें, मंडल की शक्तियां। मंडल क्या होता है, बोर्ड। बोर्ड कौन से चैप्टर में दे रखा है हमको, चैप्टर नंबर 2 में। कहां से कहां तक, 4 से 14 तक। गठन कहाँ पे किया जाएगा, सेक्शन नंबर 4 में। सदस्यों की पदावधि 5 में। 6 में बैठक का स्थान। 7 में अनुसचिवीय अधिकारीगण। 8 में मंडल की शक्तियां हैं जो हमको बताता है कि भाई बोर्ड राजस्थान में अपील रिवीजन रेफरेंस के लिए उच्चतम राजस्व न्यायालय होगा, यानी कि हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट कौन सा होता है, बोर्ड होगा इसमें। बोर्ड हाईएस्ट पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन है ना। हाँ, बोर्ड क्या होता है, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होता है, हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट। इसके अलावा विवाद उत्पन्न होने पर सिविल राजस्व के क्षेत्राधिकार के संबंध में हाई कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, यानी कि अगर किसी भी तरीके का विवाद होता है तो जो हाई कोर्ट होती है उसका निर्णय अंतिम होगा यहाँ पर। बोर्ड सिविल या रेवेन्यू कोर्ट पर आबद्धकारी होगा। किस किस पे निर्णय आबद्धकारी होगा इसका, बोर्ड पर, या फिर सिविल कोर्ट के संबंध में कोई मामला है, या रेवेन्यू कोर्ट के संबंध में कोई मामला है, तो उस पर क्या हो जाएगा, ये सब चीजें आबद्धकारी हो जाएगी। बोर्ड ऐसे अदर पावर्स ड्यूटीज का यूज करेगा जो स्टेट डिसाइड करे, यानी कि इसके संबंध में और जो भी शक्तियां वगैरह होगी कौन बनाएगा, राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। क्या क्या पॉइंट निकले 8 में मंडल की शक्तियों में, कि बोर्ड राजस्थान में अपील रिवीजन रेफरेंस के लिए हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट होगा, और किसी भी तरीके का कोई विवाद होता है सिविल से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड, जो इनके क्षेत्राधिकार के संबंध में हो, तो जो हाई कोर्ट होगा उसका फाइनल जजमेंट होगा। साथ में वो जो जजमेंट होगा, वो जो निर्णय होगा, वो इन सब पर बाध्यकारी होगा। और इनकी जो भी पावर वगैरह होगी वो कौन डिसाइड करेगा, स्टेट डिसाइड करेगा। आई बात समझ में। अब आप देखो सेक्शन नंबर 9, अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर पूर्व अधीक्षण। सेक्शन 9 अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर पूर्ण अधीक्षण, क्योंकि इसमें भी हिंदी थोड़ी टिपिकल है ना। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जिन लोगों को लैंड लॉ पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है वो भी अपना एक बार रिवाइज कर लेंगे। वो कहावत सुनिए ना आपने, कर भला तो हो भला, तो हो सकता है आप उन लोगों का भला करोगे तो आपका भी भला हो जाएगा। इसी चक्कर में लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और सेक्शन 9 की तरफ आ जाओ। अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों पर पूर्ण अधीक्षण। सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है कि जो बोर्ड होगा ना, बोर्ड इसका पूर्ण अधीक्षण होगा किसके ऊपर। अधीक्षण का क्या मतलब होता है, अधीक्षण मतलब कंट्रोल, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण। नियंत्रण किसके ऊपर होगा, रेवेन्यू कोर्ट और जो रेवेन्यू के इनके ऑफिसर्स जो होंगे ना, उस पर बोर्ड का नियंत्रण होगा। बस इतनी सी बात बोल रहा है सेक्शन 9, यही वाली बात बोल रहा है, ठीक है। यदि में आ सकता है कि भाई इसके किसके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है, ये वाली चीज है ना। सेक्शन 10 देखो, मंडल की अधिकारिता किस प्रकार प्रयोग में लाई जाएगी। तो सबसे पहले देखो, जो बोर्ड की अधिकारिता होगी, बोर्ड की अधिकारिता कैसे यूज की जाएगी। एक तो एकल सदस्य होगा, एकल सदस्य प्लस अध्यक्ष, यानी कि कोई भी एक सदस्य या फिर की अध्यक्ष, ये दोनों मिलके कोई भी
निर्णय वगैरह करेंगे विवाद के उत्पन्न होने पर, या फिर क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सदस्यों से मिलकर बने न्यायपीठ, यानी कि बेंच होगी एक। अब देखते हैं ना, एक बेंच, दो बेंच, तीन बेंच, पांच बेंच, नौ, ऐसे करके, जिसमें अलग अलग जजेस होते हैं। तीन तीन जजेस की बेंच थी, पांच जजेस की बेंच थी, वो वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो दो या दो से अधिक, टू और मोर, दो या दो से अधिक जो मेंबर्स होंगे यानी कि सदस्य होंगे, उनसे मिलकर बनेगी एक बेंच, जिसको कि क्या बोला जाता है, न्यायपीठ भी बोला जाता है। एक तो वो इंक्लूड होगी। फिर बोल रहा है कि एकल सदस्य या अध्यक्ष के निर्णय की अपील, यानी जो एकल सदस्य और अध्यक्ष ने कोई निर्णय दिया होगा ना, तो इसकी जो अपील होगी वो कहां पर की जाएगी, इसकी जो अपील की जाएगी 1 माह में, यानी 1 महीने के अंदर कहां पर की जाएगी, दो या दो से अधिक सदस्यों के बेंच में व्यथित पक्षकार कर सकता है। इस वाली जो बेंच होगी ना, जिसमें दो या दो से अधिक वो होंगे सदस्य वगैरह, उनके सामने की जाएगी। कौन करेगा, व्यथित पक्षकार करेगा, यानी कि पीड़ित व्यक्ति करेगा। अभी अपन जाके थोड़ी ना कर सकते हैं, हमें थोड़ी ना प्रॉब्लम है कि उसकी भूमि में क्या प्रॉब्लम हो रही है, हम थोड़ी ना जाएंगे। यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति जाएगा, नाम लिख रहा है साफ, तो पीड़ित व्यक्ति जाएगा और फिर क्या करेगा, दो या दो से अधिक सदस्यों वाली जो बेंच होगी ना, उसमें अपील करेगा। किसके मामले में, जो एकल सदस्य यानी एक सदस्य और अध्यक्ष ने मिलकर जो करा था ना कि भाई निर्णय वगैरह दिया था, उसके निर्णय के विरुद्ध अपील करेंगे इस वाले कोर्ट में, ठीक है। अब देखो, अध्यक्ष नियमों के अधीन मंडल कार्य के वितरण क्षेत्रीय अन्य विभाजन कर सकता है। कौन कर सकता है, अध्यक्ष कर सकता है। क्या करेगा, रूल के अकॉर्डिंग रहते हुए, जो भी रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे ना, उनके अकॉर्डिंग जो मंडल में सदस्य वगैरह है ना, उनके बारे में क्या करेगा, कार्यों का वितरण करेगा कि भाई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, ऐसे से डिसाइड करेगा। इसके मतलब इस क्षेत्र के लोग ये काम करेंगे, या फिर कोई भी अदर डिवीजन उनको ठीक लगता है जो अध्यक्ष साहब को, वो कर देंगे, ठीक है। वितरण आदेश क्या समझा जाएगा, मंडल का काम, यानी मंडल का ये काम होगा कि भाई जो इस तरीके से वितरण आदेश वगैरह किया गया ना, ये मंडल का कार्य समझा जाएगा, ठीक है। सेक्शन 10 कंप्लीट हुआ। अब देखो सेक्शन 11, बेंच की निर्देश करने की शक्ति। किसी मामले या कार्यवाही के निर्णय हेतु बैठे हुए मंडल के अध्यक्ष एकल सदस्य किसी विधि अथवा सम्मत प्रथा अथवा किसी दस्तावेज के अर्थ को, प्रश्न को ऐसे मामले या कार्यवाही में उसके सम्मुख उत्पन्न होने पर यदि वे उचित समझे तो लिखित कारणों का उल्लेख करते हुए मंडल पीठ के अभिमत के लिए निर्देश कर सकते हैं, और वो मामला अथवा कार्यवाही ऐसे अभिमत के अनुसार निर्णित की जाएगी। ये तो थी हमारी एक्ट की लैंग्वेज। अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई एकल सदस्य या बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को यूज करते हुए, बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को यूज कर रहा है। लैंग्वेज देखोगे तो आप बहुत टिपिकल लगेगी, ऐसे लगेगा कि हमको पढ़ना चाहिए नहीं, दो थोड़ी देर देखोगे और बंद करके चल जाओगे, लेकिन ऐसे नहीं होगा। अब अगर हम थोड़ा सा इसको अगर अपनी लैंग्वेज में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो बहुत बोरिंग एक्ट, नो डाउट, बट अगर हम इसको डिवाइड करेंगे अपनी लैंग्वेज में, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे तो चल जाएगा। क्या बोल रहा है कि एकल सदस्य बोर्ड के अधिकार क्षेत्र को अगर यूज कर रहा है और अगर उसे लगे कि विधि या रूढ़ि का प्रश्न है तो इस बेंच को निर्देश कर सकता है, यानी कि एकल सदस्य बेंच को निर्देश दे सकता है विधि के संबंध में कि भाई यहाँ पे विधि का प्रश्न उत्पन्न हो गया है तो आप अपना निर्णय दो। तो वो कैसे देगा, या तो बहुमत वगैरह जो भी उसको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग अपना निर्णय दे देगा। अब सेक्शन 12 बोलता है किसी प्रश्न को उच्च न्यायालय को निर्देश करने की शक्ति। सेक्शन 12, उच्च न्यायालय को निर्देश करने की शक्ति। तो सार्वजनिक महत्व का प्रश्न होने पर, यानी कि अगर बेंच को लगे, बेंच जो है ना, उस बेंच क्या होती है, तो या दो से अधिक सदस्य वगैरह जो मिलके बने थे, अभी ये बताई थी ना यहाँ पे, ये इस वाली जगह पे। तो अगर बेंच को लगे कि इस प्रश्न को हाई कोर्ट को निर्देश देना चाहिए कि भाई आप सॉल्व कर दो, हमको बता दो इसमें क्या करना है, तो वो बेंच उस प्रश्न को हाई कोर्ट को निर्देश कर सकती है। हाई कोर्ट सुनवाई के बाद उस पर अपना मत अभिलेखित कर सकती है। यानी बेंच क्या कर रही है, हाई कोर्ट को निर्देश दे रही है, और हाई कोर्ट को जो भी सही लगता है ना, वो निर्णय वो दे देगा इस मामले में, ठीक है। सेक्शन 13 देखो, मतभेद की दशा में निर्णय। सेक्शन 13 कहता है
कि अगर किसी भी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न होता है, सब में एक मत नहीं रहता है, तो जो भी बहुमत निकलेगा उसका क्या होगा, बहुमत के अकॉर्डिंग निर्णय दिया जाएगा और उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा, माना जाएगा। सेक्शन 14 कहता है रजिस्टर आदि जो रखे जाएंगे, यानी कि जो भी अकाउंट वगैरह से रिलेटेड है, बहियां वगैरह हो गई, हिसाब वगैरह हो गए, उससे रिलेटेड क्या होगा, रजिस्टर रखे जाएंगे, जिससे कि भाई हम कभी इन फ्यूचर चेकअपन भी तो रखते हैं ना, डायरी वगैरह रखते हैं कि यार जो घर में महिलाएं होती है वो भी रखती हैं, ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति भी रखते हैं कि भाई आज इसमें से इतना पैसा खर्च हो गया, इतने निकल गए, इतने आए। तो कह रहे हैं भाई अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम होंगे और भैया वगैरह लेखे वगैरह होंगे, उनके लिए क्या रखा जाएगा, एक रजिस्टर रखा जाएगा। आई बात समझ में? सेक्शन 14 तक पहुंच गए, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपन चैप्टर 3। चैप्टर 3 कहता है राजस्व न्यायालय और अधिकारी। 15 से 50 तक बहुत बड़ा पार्ट कवर कर रहे हैं, 15 से लेके 50 तक, 15 से लेके 50 तक राजस्व न्यायालय अधिकारी। ठीक है, स्टार्ट करें इसको। स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। लैंड रेवेन्यू एक्ट है, डिटेल्ड एक्ट है, हम शॉर्ट में करने की ट्राई कर रहे हैं, और आराम से ध्यान से सुनते हुए चलिए, पूरा वीडियो देखना, जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। और लिमिटेशन एक्ट में भी यही हुआ है, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शंस का वीडियो बनाया था, उसमें मैंने कहा भी था कि शेड्यूल वाला वीडियो जरूर देख लेना, लेकिन जहां लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन वाली वीडियो को अच्छा व्यू दिया है, वहीं शेड्यूल वाले को आप लोगों ने देखा ही नहीं है, तो ऐसे काम चलेगा ही नहीं। शेड्यूल वाले में इतना बढ़िया बनाया, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है वहां पे, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। अब देखो आगे, सबसे पहले बोल रहा है प्रादेशिक क्षेत्र। क्या होता है प्रादेशिक खंड? प्रादेशिक खंड होता है हमारा टेरिटोरियल डिवीजन। कौन करता है ये प्रादेशिक क्षेत्र वगैरह गठित, कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट गठित करती है, यानी कि राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट करती है अपना टेरिटोरियल डिवीजन, टेरिटोरियल डिवीजन करती है। किस तरीके से करती है? अब देखो, जब हम इस वाले सेक्शन 15 को देखते हैं ना, तो अगर बताऊं इसके अंतर्गत तो किस तरीके से होगा, देखिए सबसे पहले डिवीजन होगा, 7 डिवीजन है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं, डिस्ट्रिक्ट कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 50। फिर आते हैं इसके अंतर्गत सब डिवीजन, उपखंड वगैरह कहते हैं ना जिनको, सब डिवीजन आ गए। फिर आती है हमारी तहसील, फिर इसके बाद आता है हमारा सब तहसील। इस तरीके से किसी भी जो राज्य का क्या होता है, टेरिटोरियल डिवीजन किया जाता है। ठीक है ना? कहाँ पे दे रखी है हमको ये वाली बात? सेक्शन 15 में दे रखी है। डिवीजन 7, डिस्ट्रिक्ट 50, सब डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके सब डिवीजन, फिर उसके बाद तहसील, फिर सब तहसील। इस तरीके से डिवाइड करते हैं, और उसमें डिवाइड करा जाता है कि भाई किस तरीके से कौन सा राजस्व न्यायालय अधिकारी होगा, मतलब अधिकारी वगैरह डिफाइन किए जाते हैं इसके अंतर्गत। सेक्शन 16 देखो, संभागों आदि का निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति। तो संभागों आदि इसके बारे में है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो होगी ना, स्टेट गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन के द्वारा, गजट नोटिफिकेशन के द्वारा क्या कर सकती है, नए संभाग, जिले, उपखंड वगैरह हो गए, तहसील वगैरह हो गई, उप तहसील वगैरह हो गई, इनका निर्माण कर सकती है। तो नए संभाग, जिले, उपखंड, तहसील, उप तहसील आदि का निर्माण वर्तमान जो स्थापित है उनको समाप्त कर सकती है। साथ ही क्या कर सकती है, इनकी जो सीमाएं वगैरह होगी ना, परिवर्तन किसका करेगी? सीमाओं का परिवर्तन करेगी। ठीक है, कौन करेगा ऐसा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो आप, न्यायालय तथा अधिकारीगण, बी पॉइंट है इसके अंतर्गत, चैप्टर 3 में बी पॉइंट है न्यायालय तथा अधिकारीगण। तो सबसे पहले सेक्शन 17 बोल रहा है आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त। आयुक्त क्या होता है? कमिश्नर होता है, कमिश्नर, कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर की भी बात की जा रही है यहाँ पे। तो कौन होगा ये? राज्य सरकार प्रत्येक खंड में एक आयुक्त नियुक्त करेगी, यानी कि बाय स्टेट गवर्नमेंट। कितने करेगी? जितने आवश्यक हो। इसके अलावा किसके लिए करेगी? फॉर ईच डिवीजन, हर खंड के लिए,
हर खंड के लिए क्या नियुक्त करेगी? एक आयुक्त यानी कि कमिश्नर। और टू और मोर डिवीजन होंगे तो अतिरिक्त आयुक्त भी कर सकती है। टू और मोर डिवीजन तो क्या होगा? अतिरिक्त आयुक्त। अतिरिक्त आयुक्त सेक्शन 17 में हमको ये वाली बात बोली है कि भाई क्या होगा, राज्य सरकार प्रत्येक खंड के लिए एक आयुक्त यानी कि कमिश्नर नियुक्त करेगी या दो से अधिक संभागों के लिए संयुक्त रूप से उतने अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त करेगी जितने की आवश्यक लगे उसको। ठीक है, सेक्शन 18 की तरफ आ जाओ। सेक्शन 18 बोलता है भू प्रबंध आयुक्त तथा अतिरिक्त भू प्रबंध आयुक्त, यानी कि सेटलमेंट ऑफिसर की बात कर रहा है। सेटलमेंट ऑफिसर, देखो जो वर्ड अच्छा लगे ना, जैसे हमको आयुक्त की जगह कमिश्नर अच्छा लग रहा है तो आप कमिश्नर से 17 को याद कर सकते हो कि 17 कमिश्नर है और 18 से 18 में बार क्या हुआ? सेटलमेंट हो गया। ट्रिक हो सकती है याद करने की कि 18 सेटलमेंट ऑफिसर और 17 कितने हैं? कमिश्नर का क्या हो गया? खतरा। 17 में कमिश्नर का खतरा और 18 हो गए हमारे सेटलमेंट ऑफिसर। तो क्या बोल रहा है कि भाई बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, यानी कि राज्य सरकार अपॉइंट करेगी हर जगह। कैसे करेगी? गजट नोटिफिकेशन के द्वारा कर सकती है। राज्य सरकार समस्त राज्य के लिए एक भू प्रबंध आयुक्त नियुक्त करेगी, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पूरे स्टेट के लिए कहां पे काम करेगा? ये पूरे राज्य में काम करेगा। राज्य के लिए एक सेटलमेंट ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। कितने कर सकती है? जितने भी उसको सही लगे। यानी कि एक तो करेगी भू प्रबंध आयुक्त, यानी कि एक सेटलमेंट ऑफिसर करेगी और अतिरिक्त भू प्रबंध आयुक्त करेगी। कौन करेगा? राज्य सरकार। एडिशनल सेटलमेंट ऑफिसर वो कितने होंगे? जितने भी उसको आवश्यक लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी एक आयुक्त करेगी और अतिरिक्त आयुक्त कितने करेगी? जितने भी उसको सही लगते हैं उतने कर सकती है। फिर आता है हमारा 19 में लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर, जिसको कि हम एलआरओ बोल रहे थे। मैंने बताया था ना एलआरओ आता है। तो भू अभिलेख निर्देशक जो होता है, डायरेक्टर एंड एडिशनल डायरेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये क्या बोलता है इसको कि भाई राज्य सरकार समस्त राज्य के लिए, स्टेट गवर्नमेंट होल स्टेट के लिए, पूरे राज्य के लिए एक भू अभिलेख निर्देशक नियुक्त करेगी और जितने उसको सही लगते हैं उतने अतिरिक्त भू अभिलेख निर्देशक नियुक्त करेगी। ठीक है, 17 में कमिश्नर, 18 में सेटलमेंट, 19 में लैंड रिकॉर्ड डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर से याद कर लो, रिकॉर्ड डायरेक्टर ऐसे कर सकते हो। 19 रिकॉर्ड डायरेक्टर, 17 कमिश्नर, 18 सेटलमेंट ऑफिसर और 19 में लैंड रिकॉर्ड डायरेक्टर। ठीक है, अब देखो 20 में कहता है अन्य अधिकारियों की नियुक्ति। तो ये बोला इसके साथ साथ क्या होंगे? अन्य अधिकारी भी होंगे। तो वो कैसे कैसे होंगे देखो, एक बार यहां से इरेज कर लें सब कुछ। अब सबसे पहले सेक्शन 20 को देखो, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ऐसे बोल रहा है कि सबसे पहला वाला पॉइंट देखो कि राज्य सरकार कौन अपॉइंटमेंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ऊपर बनाते हैं इसका चार्ट, स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 20 के संबंध में। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है ए पॉइंट, क्या बोल रहा है? प्रत्येक जिले में, यानी कि ए के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है जिले में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर होगा, यानी कि वन कलेक्टर। जो डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा? ये लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा। कौन बोला जाएगा? कलेक्टर को ही लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक है, सेक्शन 20 के फर्स्ट नंबर के पॉइंट में हमको बताया गया है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर होगा जिसको कि लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर कहा जाएगा। ठीक है, सेकंड बोल रहा है तहसील में कौन होगा? सेकंड बोल रहा है तहसील में कौन होगा?
ये तो डिस्ट्रिक्ट में हो गया। तहसील में होगा तहसीलदार, नाम सुना है तहसीलदार, पटवारी वगैरह, ये आता है यहाँ पे, ठीक है। फिर बी पॉइंट बोल रहा है, ये तो ए पॉइंट था ना, अब बी पॉइंट देखो। बी पॉइंट बोल रहा है किसी जिले के लिए यानी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एडिशनल लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर होगा, एक सेटलमेंट ऑफिसर होगा, 18 में पढ़ा था हमने सेटलमेंट ऑफिसर। इसके अलावा सहायक कलेक्टर होगा, असिस्टेंट कलेक्टर बोलते हैं ना जिसको, असिस्टेंट कलेक्टर। कितने होंगे? जितने भी उसको गवर्नमेंट को आवश्यक लगे, स्टेट गवर्नमेंट को आवश्यक लगे। इसके अलावा एक होगा नायब तहसीलदार। कौन होगा? नायब तहसीलदार। कितने होंगे? ये भी उतने होंगे जितने राज्य सरकार आवश्यक समझे। तो बी पॉइंट बोल रहा है किसी जिले के लिए एडिशनल रिकॉर्ड ऑफिसर होगा, सेटलमेंट ऑफिसर होगा, सहायक कलेक्टर होगा। सहायक कलेक्टर उतने होंगे जितने की आवश्यक हो, साथ में नायब तहसीलदार होगा जितने भी उसको आवश्यक हो। इसको देखने के बाद सी पॉइंट आता है। सी पॉइंट बोल रहा है किसी सहायक कलेक्टर को, यानी कि जो असिस्टेंट कलेक्टर होगा ना, असिस्टेंट कलेक्टर, इसको एक जिले के लिए यानी डिस्ट्रिक्ट के लिए या सब डिवीजन के लिए क्या होगा? भार साधक बना देंगे। डिस्ट्रिक्ट का या सब डिवीजन का भार साधक बना देंगे। और जो तहसीलदार या नायब तहसीलदार होगा उसको एक या अधिक तहसील का भार साधक बना देंगे। यानी जो तहसीलदार होगा और नायब तहसीलदार होगा उसको एक या अधिक जी उसका तहसीलों का क्या बना देंगे? भार साधक बना देंगे। लैंग्वेज देखोगे तो आपको टिपिकल लगेगी, लेकिन आप इस तरीके से बनाते हुए चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक डी पॉइंट हो रहा है इसका। डी पॉइंट क्या बोल रहा है? किसी एक डिस्ट्रिक्ट या 2 और मोर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अपर कलेक्टर और तहसील या तहसीलों में संयुक्त अतिरिक्त तहसीलदार भी नियुक्त किया जाता है। ये सारे ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे 20 कैग के अंतर्गत, ठीक है। 20 में अपॉइंट होंगे, 20 क में नहीं 20 में, ठीक है। अब इसके बाद आता है 20A जो राजस्व अपील अधिकारी की बात करता है। अभी हम देख के आए थे डेफिनेशन वाले क्लोज में, इंटरप्रिटेशन वाले क्लोज में, ये वही है राजस्व अपील अधिकारी, ठीक है। किसी भी तरीके का विवाद वगैरह होगा वो इसमें अपील हुई। अभी देखते हैं एक बार, ठीक है, कौन कैसे अपॉइंट करेगा, क्या काम होगा इसका। तो देखो सबसे पहले कि राज्य सरकार उतनी संख्या में जितनी आवश्यक पावी जाए किंतु 3 से कम नहीं, राजस्व न्यायिक मुकदमों में और विधि द्वारा विशेष रूप से प्रावधानित अन्य मामलों में अपीलें, निगरानियां, पुनरीक्षण और निर्देश लेने, सुनने तथा निर्णय करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है। यानी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है? बाय स्टेट गवर्नमेंट। कितने होंगे? कम से कम 3, यानी 3 से तो कम नहीं होंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं जितने उसको सही लगे, ठीक है। किस मामले के लिए? रेवेन्यू जुडिशियल केसेस के लिए, रेवेन्यू जुडिशियल केसेस के लिए या फिर अदर मैटर के लिए कोई अपील करनी है, कोई निगरानी करनी है, कोई पुनरीक्षण करना है, कोई निर्देश देना है, इन सब के लिए ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है, ऑफिसर अपॉइंट कर सकती है। ये ऑफिसर क्या काम करेगा? जो स्टेट गवर्नमेंट निर्दिष्ट करे, यानी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, इसी को हम क्या बोलेंगे? राजस्व अपील प्राधिकारी कहेंगे। अगर किसी को भी लगता है कि हमको पॉइंट समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा बैक जाके देख सकते हैं ना। 20A इंपोर्टेंट सेक्शन है, मार्क कर लो इसको। कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट, जितने उसको ठीक लगते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं होगा। किस मामले के लिए? जुडिशियल रेवेन्यू कोर्ट के लिए या कोई अन्य मामले के लिए, ठीक है। राज्य सरकार ऑफिसर अपॉइंट करेगी जिसे राजस्व अपील अधिकारी कहा जाएगा। सेक्शन 21 बोलता है पदेन नियुक्तियां। सेक्शन 17 से 20 के लिए अपॉइंटमेंट होगा पदेन, जिसको कि हम एक्स ऑफिशियो कहते हैं, कि एक्स ऑफिशियो होगा 17 से 20 के लिए। अभी जो हम 17 से 20 सेक्शन देखे हैं ना, ये कह रहे हैं इनके जो अपॉइंटमेंट होंगे वो एक्स ऑफिशियो होंगे। इतना ही जरूरी है हमको जानना इसके अंतर्गत। सेक्शन 22 के देखो, नियुक्तियों की जो अधिसूचना होगी वो राजपत्र में गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जारी की जाएगी।
इसमें नायब तहसीलदार इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है ना। तो पूछ सकते हैं कि भाई इसमें नायब तहसीलदार इंक्लूड है या नहीं, तो इसमें नायब तहसीलदार इंक्लूड नहीं होता। आगे देखो, शक्तियां बताई गई, अब इंपॉर्टेंट है ये भी। सबसे पहले सेक्शन 23 को देखो, इंपॉर्टेंट है। नियंत्रण की शक्ति, भाई कौन किसके कंट्रोल में होगा, ये है इसका मतलब कि कौन किसके कंट्रोल में होगा। तो भू प्रबंध से संबंधित मामलों के अतिरिक्त राज्य के राजस्व न्यायालय से संबंधित समस्त गैर न्यायिक मामलों का नियंत्रण। देखो सबसे पहले नियंत्रण की शक्ति दे रखी है, यानी कि कंट्रोलिंग पावर। मैटर रिलेटेड टू रेवेन्यू, अगर नॉन जुडिशियल मैटर है, नॉन जुडिशियल मैटर है, तो कंट्रोल किसके हाथ में होगा, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में। और अगर जुडिशियल मैटर है तो पापा जी कौन थे, हमने शुरू में बताया था, पापा कौन थे इसके, पापा जी दादाजी जो भी आप इसको ठीक समझो, बोर्ड था ना। जुडिशियल मैटर हो, कोई सेटलमेंट का हो, उससे रिलेटेड जो मामले होंगे वो कौन सुनेगा, बोर्ड सुनेगा, ठीक है। नॉन जुडिशियल मैटर स्टेट गवर्नमेंट सुनती है और जुडिशियल जो मैटर होते हैं वो बोर्ड सुनता है, ठीक है। जुडिशियल मैटर क्या होते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकार व दायित्व वगैरह बताए जाते हैं। रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर जो वगैरह जो डिसाइड करते हैं वो सब जुडिशियल मैटर होते हैं, ठीक है। अब 24 देखो, राजस्व न्यायालयों व अधिकारियों की अनधीनता, यानी कि सेक्शन 9 व 23 के प्रावधानों के अधीन क्या होगा, किसके अंतर्गत कौन होगा, ये देखो। सबसे पहले डिवीजन आते हैं, यानी कि संभाग आते हैं, यहां बना ले चार्ट। डिवीजन, तो डिवीजन में कौन कौन आता है, सबसे पहले होता है इसका आयुक्त। आयुक्त यानी कि कमिश्नर, 17 कमिश्नर थे ना, तो फिर आयुक्त के अंदर कौन कौन होता है, एडिशनल कमिश्नर हो गया, कोई कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, सहायक कलेक्टर, तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये सब आयुक्त के अंतर्गत आते हैं, यानी कि कमिश्नर के अंतर्गत काम करते हैं। फिर देखो डिस्ट्रिक्ट में जो जिलाधीश होता है, यानी कि कलेक्टर होता है, उसके अंदर कौन काम करता है, तो कोई एडिशनल कलेक्टर हो गया, सब डिविजनल ऑफिसर हो गया, कोई असिस्टेंट कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, अतिरिक्त तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, ये कलेक्टर के अंतर्गत काम करते हैं। और जब उपखंड की बात आती है, सब डिविजनल ऑफिसर की बात आती है, तो जितने भी तहसीलदार हो गए, एडिशनल तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। और तहसील में जो तहसीलदार होता है उसके अंतर्गत आता है एडिशनल तहसीलदार और नायब तहसीलदार। अंडरलाइन कर सकते हो आपके पास अगर एक्ट है तो अभी इस वक्त। फिर बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट में जो भू प्रबंध आयुक्त होता है, यानी कि सेटलमेंट जो ऑफिसर होता है ना, उसके अंतर्गत आता है एडिशनल सेटलमेंट ऑफिसर, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, फिर जो तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस तरीके से एक पूरी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। तो आपको एक बार इनको रीड आउट करना है कि कौन किसके अंतर्गत है। सेक्शन 24 में हमको ये बता रखा है, राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारों की अधीनता, ठीक है। अब इसके बाद सेक्शन 25 में आ जाओ। सेक्शन 25 कहता है न्यायालय व अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य। तो क्या बोल रहा है, जो उन्हें काम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विहित किए जाएंगे वो सब काम करेंगे, उन सब शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करेंगे, इतनी सी बात बोल रहा है। 26 बोल रहा है न्यायालयों व अधिकारों की अतिरिक्त शक्तियां, एक्स्ट्रा पावर्स की बात बोल रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट बाय गजट नोटिफिकेशन अधीनस्थ अधिकारियों को वरिष्ठ अधिकारियों की पावर यूज करने की अधिकारिता दे सकती है। क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट बाय गजट नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन जो भी वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये वरिष्ठ अधिकारी है, तो इससे जो नीचे का अधिकारी होगा ना, ये वाला, इसको इसकी पावर यूज करने के लिए क्या कह सकती है, अधिकारिता दे सकती है। जैसे कि क्या हो सकता है, तहसीलदार है, ये मान लीजिए ये तहसीलदार है, तहसीलदार, तहसीलदार के नीचे कौन होता है, नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। तो कह सकती है कि भाई तू तहसीलदार की पावर यूज कर ले अगर उसको लगता है तो। या फिर सहायक जिला न्यायाधीश को तहसीलदार, नायब तहसीलदार वगैरह, ये जितने भी ऑफिसर है ना, जिसके नीचे जो काम करता है उसको कहेगा कि भाई तू वरिष्ठ अधिकारी की शक्ति यूज कर ले, ठीक है। बहुत सारे अधिकारी दे रखे हैं, उनको बोल सकते हैं कि भाई तुम अपने नीचे वाले अधिकारी को कह सकते हैं कि भाई ऊपर वाले अधिकारी की शक्ति प्रयोग कर लो। सेक्शन 27 बोल रहा है
सेक्शन 27 तो हमने देख ही लिया। सेक्शन 26 हमने देखा है न्यायालय अधिकारियों की अतिरिक्त शक्तियां, ठीक है। 27 में थी अंतर्निहित शक्तियां, तो अंतर्निहित शक्तियों में था, सॉरी, ये कि भाई वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं ना, वरिष्ठ अधिकारी की शक्ति का यूज वरिष्ठ अधिकारी शक्ति का यूज कर सकते हैं, किसकी? अधीनस्थ अधिकारियों की, ठीक है। यानी पहले तो क्या हो रहा था, ये जो नीचे वाले थे ना, ये मान लो ए ऊपर है और बी नीचे है, ठीक है, तो बी पहले एक ही पावर यूज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ए बड़ा है तो ये बी की पावर को यूज कर सकता है, ये बोल रहा है, ठीक है। 27 में ये बोला जा रहा है, इतनी सी बात समझना कि जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे उनकी वो है ना, जो छोटे वाले अधिकारी होंगे ना, अधीनस्थ अधिकारी, उनके शक्तियों का यूज कर सकते हैं। 26 में क्या हो रहा था, जो अधीनस्थ अधिकारी थे वो वरिष्ठ अधिकारी की शक्तियों का यूज कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट पावर दे रही थी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ वो दे रखे हैं ऑफिसर्स की, उनकी लिस्ट दे रखी है, तो एक बार रीड आउट कर लेना, बस एक बार रीड आउट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो 28 कहता है स्थायी रिक्तियों पर अस्थायी रूप से आने वाले उत्तरवर्ती के अधिकार, ओनली रीड ओनली सेक्शन है। 29 बोल रहा है अधिकारियों की अस्थायी अनुपस्थिति, एब्सेंट वगैरह होंगे तो क्या प्रोविजंस रहेंगे, टाइम हो तो पढ़ लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं पटवारी और कानून को और निरीक्षकों की बात। डी नंबर का पॉइंट है ये वाला। सेक्शन 30 कहता है पटवारी व्रतों का निर्माण तथा परिवर्तन। तो क्या होता है, नेक्स्ट देखेंगे एक मिनट, सॉरी, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर क्या करेगा, जिसको कि हमने शुरू से क्या बोला है, एलआरओ, ये क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट की सहमति से, कंसेंट से, डिस्ट्रिक्ट के गांवों को, जितने भी जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, उनमें जितने भी गांव हैं, गांवों में पटवार व्रत में व्यवस्थित कर सकेगा। यानी कि ऐसे व्रत वगैरह बना के पटवार व्रत इसका नाम देगा, उसमें गांवों को व्यवस्थित कर सकेगा। ऐसे व्रतों की संख्या सीमाओं आदि में परिवर्तन कर सकता है। ये जो व्रत होगा इसकी सीमा को बढ़ा भी सकता है, इसको लगता है तो कम भी कर सकता है, ठीक है। कई गांवों को मिलाकर क्या होता है, एक पटवारी सर्किल मिलता है। मान लो इसमें 2 3 4 5 गांव होते हैं, अभी मैंने देखा था ना, गांव कहाँ पे पढ़ के आए थे, 5 गांव, याद है। तो ऐसे कह रहा है कि जो एलआरओ होगा हमारा, ये स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न से डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव वगैरह हैं, उस गांवों के संबंध में एक पटवार सर्किल बनाने के लिए इसको कहेंगे। और ये पटवार सर्किल की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकता है और इसकी संख्या में परिवर्तन कर सकता है, ये सारे काम कर सकता है। 31 बोल रहा है पटवारियों की नियुक्ति। पटवारी वगैरह की नियुक्ति कितने, 31, यानी 31 पटवारियों की नियुक्ति हुई, ऐसे करके याद कर सकते हो आप। पटवार व्रत का निर्माण कहाँ पे किया गया, 30 में। देखिए यहाँ पे भी जैसे सर्किल है ना व्रत टाइप का, तो आप याद कर सकते हो कि पटवार व्रत यहाँ पे है। 31 में पटवारियों की नियुक्ति। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के अकॉर्डिंग पटवारी सर्किल के लिए पटवारी अपॉइंट करेंगे। सर्किल में जो रजिस्टर और रिकॉर्ड्स होते हैं उनका संशोधन करना, ऑल्ट्रेशन करना, ये इसका काम होगा। भूमिधारियों तथा काश्तकारों से लगान, राजस्व आदि को वसूल करना, ये सब इसके काम होंगे। कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन जो कलेक्टर चैप्टर 7 के लिए प्रत्येक व्रत में वार्षिक रजिस्टरों और अभिलेखों के संधारण तथा संशोधन के लिए जिले के लिए पटवारी नियुक्त किया गया है, उसके भूमिधारियों तथा काश्तकारों से प्राप्त संपूर्ण लगान, राजस्व, अन्य मांगों की वसूली के लिए ऐसे कर्तव्य जो विहित किए जाए पटवारी नियुक्त करेगा। सेक्शन 32 कहता है भू अभिलेखों, व्रतों, निरीक्षण व्रतों का निर्माण, उनमें परिवर्तन करना। तो राज्य सरकार भू अभिलेख निर्देशक प्रत्येक जिले के पटवार व्रतों का भू अभिलेख निरीक्षण हलकों में व्यवस्थित कर सकता है। यानी कि इसके लिए क्या, इसके लिए नीचे देखो एक बार, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट की कंसर्न से डिस्ट्रिक्ट के पटवारी सर्किल के लिए लैंड रिकॉर्ड निरीक्षण
हल्के बनवाएगा। ठीक है, इसका कंक्लूजन यही निकला है। ठीक है ना, सेक्शन 32 का। अब सेक्शन 33 देखो, गिर गिर गिरदावर। एक्चुअली में हिंदी वर्ड इसके इतने टिपिकल हैं कि कई बार प्रोनाउंसिएशन ही नहीं हो पाता है। कि गिरदावर कानूनगो अथवा भू अभिलेख निरीक्षकों की नियुक्ति कैसे की जाएगी, कौन करेगा? लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्शन सर्किल के लिए कलेक्टर एनुअल रजिस्टर्ड रिकॉर्ड के सुपरविजन भूल सुधार के लिए गिरदरवार कानूनगो लैंड रिकॉर्ड निरीक्षक अपॉइंटेड करेगा। यानी कि एक मिनट रुको, जो एलआरओ इंस्पेक्शन जो भी रिकॉर्ड वगैरह होंगे, रिकॉर्ड वगैरह जो होंगे ना, उनके इंस्पेक्शन के लिए कलेक्टर एनुअल रजिस्टर, अभी आगे हम पढ़ेंगे एनुअल रजिस्टर को, ठीक है ना, आगे आएगा ये क्या होता है ये, इसके रिकॉर्ड के लिए, इसके सुपरविजन के लिए, या किसी भी तरीके का कोई भूल हो गई, कोई सुधार वगैरह करना है, क्या अपॉइंट करेगा? गिरदावर कानूनगो भू अभिलेख निरीक्षकों की नियुक्ति करेगा। कहाँ पे हो रही है? सेक्शन 33 में हो रही है, यह याद रखना है। सदर कानून को इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन अपॉइंट करेगा? देखो, इस एक्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड डिस्ट्रिक्ट में गिरदावर कानूनगो और भू अभिलेख निर्देशकों के कामों के पर्यवेक्षण के लिए, यानी कि गिरदावर कानूनगो ने इन लोगों ने सही ढंग से काम किया या नहीं किया, इसके लिए एक या अधिक सदर कानूनगो की स्थापना कर सकती है, अपॉइंटमेंट कर सकती है इनका। के बाद हम बात करेंगे सेक्शन 35 की, जो बात करता है पटवारियों तथा कानूनों की योग्यताएं इत्यादि किसके द्वारा विनियमित की जाएंगी? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विनियमित की जाएंगी। ठीक है, फिर 36 बोलता है अभिलेखों की तैयारी के लिए आवश्यक सूचना देने का दायित्व। केवल रीडिंग या फिर हेडिंग पढ़ के काम चल सकता है। 37 से 40 विलोपित हो चुका है। 40A बोलता है लंबरदारों की समाप्ति, और सेक्शन 41 से 50 बोलता है विलोपित। कब से विलोपित हुए हैं? 1963 से विलोपित हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 बात करता है राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों की प्रक्रिया। कहां से कहां तक आएगा? 51 से 73, 51 से 73 तक है। देखिए क्या बता रहा है इसके अंतर्गत। सेक्शन नंबर 53 बोलता है न्यायालय के बैठने तथा जांच करने का स्थान। तो अपने जो इनका जो लोकल जुरिस्डिक्शन होगा, लोकल जुरिस्डिक्शन जो होगा उसमें बैठेंगे, या फिर क्या होगा, अगर अदर प्लेस में बैठेंगे, अदर प्लेस में बैठेंगे कोई युक्त कारण है तो, ठीक है, उस बात का क्या करेंगे? रीजन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो सेक्शन नंबर 52। सेक्शन नंबर 52 बोलता है भूमि पर प्रवेश व सर्वेक्षण करने की शक्ति। तो क्या होगा इसके अंतर्गत कि समस्त राजस्व एवं ग्राम अधिकारी या उनके सेवक, कोई मजदूर मौखिक या लिखित रूप से जो प्राधिकृत हो, किसी लैंड में एंटर कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, सीमा को निर्धारित कर सकते हैं। और भवन वगैरह कोई बंद है, कोई बिल्डिंग बंद है, और जैसे कि जो निवास स्थान वगैरह होता है, इनमें क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है, सर्च कर सकता है, सर्वे कर सकता है। लेकिन इसकी सूचना क्या करनी होगी? 24 घंटे से पहले सूचना देनी पड़ेगी कि भाई हम ऐसा निरीक्षण करना चाहते हैं, 14 आवर्स से पहले। इसके अलावा जैसे कोई सामाजिक या धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से किया जाएगा, यानी जैसे कोई पर्दानशीं स्त्री वगैरह बैठी हो तो वो क्या होगा, अगर पर्दानशीं स्त्री बैठी है तो उसको कहा जाएगा कि तुम हट जाओ, फिर ऐसे। सेक्शन 53 कहता है मुकदमों को स्थानांतरित करने की सरकार, मंडल और आदि की शक्ति। यहाँ पे ट्रांसफर करने की बात हो रही है। ठीक है, सेक्शन 53 में कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट या फिर डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड। नॉन जुडिशियल मुकदमे को जो किसी लैंड या प्रबंध से रिलेटेड नहीं है, ट्रांसफर कर सकता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट
और जो लैंड वाला अधिकारी होगा ना, डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड वाला, वो क्या करेगा, नॉन जुडिशियल मैटर होगा होगा ना, तो उसको क्या करेगा, जो लैंड से रिलेटेड प्रबंध करता है तो उसको ट्रांसफर वगैरह कर सकता है। और जो बोर्ड और जो लैंड प्रबंध आयुक्त होगा यानी कमिश्नर जो होगा, या फिर डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड होगा, वो जब जुडिशियल मैटर होगा तो लैंड मैनेजमेंट रिलेटेड मैटर को सबऑर्डिनेट कोर्ट को, रेवेन्यू कोर्ट को, रेवेन्यू ऑफिसर को जो सक्षम है ट्रांसफर कर सकता है। सेक्शन 54 बोलता है अधीनस्थ अधिकारियों को तथा उनके यहाँ से मुकदमों को स्थानांतरित करने की शक्ति। ये सेक्शन केवल हेडिंग पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो इसको पढ़ लेना, अदरवाइज हेडिंग पढ़ के काम चल सकता है। सेक्शन 55 बोलता है मुकदमे का एकत्रीकरण। समान प्रश्न है, समान कारण है, एक या अधिक मुकदमे हैं तो किसी एक या अधिक रेवेन्यू कोर्ट में विचाराधीन किया जा सकता है। मामले को किसके द्वारा, पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र पर। एक कोर्ट में अगर एकीकृत है, एक निर्णय से निर्णित है तो वरिष्ठ कोर्ट को दिया जा सकता है। सेक्शन 56 उपस्थितियां एवं प्रार्थना पत्र आदि किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे? स्वयं पक्षकार करेगा, इसका कोई एजेंट है वो कर देगा, या इसका वकील कर लेगा। ठीक है। सेक्शन 56 है आवेदनों, पत्रों एवं अपीलों का प्रस्तुतिकरण। रीड ओनली सेक्शन। सेक्शन 56 कहता है राजस्व न्यायालयों अथवा अधिकारियों की व्यक्तियों की उपस्थिति अपेक्षित करने के लिए प्रलेख प्रस्तुत करने तथा साक्ष्य लेने की शक्ति। तो क्या होगा इसके अंतर्गत, प्रत्येक रेवेन्यू कोर्ट ऑफिसर को किसी व्यक्ति को सम्मन करने की पावर होगी। कैसे सम्मन कर सकता है? पक्षकार के रूप में कर सकता है, साक्षी के रूप में कर सकता है। प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिए विशेष विवरण के समस्त डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति स्वयं कर सकता है, अभिकर्ता के माध्यम से कर सकता है, डॉक्यूमेंट या अदर चीज पेश कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं करता तो जमानती वारंट जारी कर देंगे। और उसको तुरंत साक्ष्य देने के लिए, प्रलेख देने के लिए विवश किया जा सकता है। ये सब काम कहाँ पे करेंगे? सेक्शन नंबर 57 में। ठीक है। 58 देखो, आह्वान पत्र का लिखित, हस्ताक्षर तथा मुद्रांकित होना। जो समन वगैरह होगा वो लिखित में होगा, हस्ताक्षरित होगा, मुद्रांकित होगा, 2 प्रतियों में होगा। ठीक है। फिर आता है सेक्शन 59 सॉरी, सम्मन की तामील कैसे की जाएगी। इसके 4 पॉइंट है इसके। सबसे पहले कॉपी बुलाए गए व्यक्ति को दी जाएगी, एजेंट को दी जाएगी, या परिवार के वयस्क सदस्य को दी जाएगी। यदि पॉइंट के 1 के कोई व्यक्ति नहीं मिले, यानी कि बुलाए गए व्यक्ति नहीं मिले, एजेंट नहीं मिले, या परिवार का वयस्क सदस्य नहीं मिले, तो या फिर वो स्वीकार नहीं करे तो जहां पे भी वो लास्ट में रहा है उस स्थान पर चिपका दी जाएगी। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में व्यक्ति हो तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को तामील के लिए भेजी जाएगी। राजस्व न्यायालय या अधिकारी लिखित कारणों के आधार पर अन्य ढंग से तामील करवा सकता है। ठीक है। समन की तामील 59 में करेगा। ठीक है ना। सेक्शन 60 क्या बोलता है, नोटिस की तामील की रीति क्या होगी। तो नोटिस की तामील की रीति पक्षकार या अभिकर्ता को कोई कॉपी वगैरह देके या पाइप पोस्ट देके रजिस्टर्ड डाक के द्वारा देकर की जाएगी। इस तरह से अगर तामील नहीं हो तो अंतिम रूप से जहां पे भी वो लास्ट में निवास कराए वहां पर चिपका कर दी जाएगी। सेक्शन 61 क्या बोलता है, उद्घोषणा जारी करने की शक्ति यानी प्रोक्लेमेशन की बात कर रहा है। तो जारी करने वाला अधिकारी कोर्ट में, तहसील के मुख्यालय में, जहां पर भी वो भूमि है, सार्वजनिक आश्रय के स्थान पर या संबंधित भूमि में उसको चिपकाकर या ऑफिसर के ऑर्डर से उस भूमि या उसके आसपास में ढोल बजाकर भी कर सकता है। ठीक है ना, ढोल बजाकर। 62 कहता है नोटिस अथवा उद्घोषणा किसी त्रुटि के कारण प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उस गलती के कारण न्याय नहीं हो पाया हो। इसके बाद देखो 63 क्या बोल रहा है, पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई। पक्षकार की अनुपस्थिति में सुनवाई की जा सकती है, निर्णित की जा सकती है, व्यतिक्रम में खारिज की जा सकती है। किसी रेवेन्यू कोर्ट ऑफिसर को पता लगे कि मुकदमे कार्रवाई की डेट पर विरोधी पक्षकार की वजह से सम्मन की तामील नहीं हुई तो मुकदमा या कार्रवाई व्यतिक्रम के कारण खारिज की जा सकेगी।
64 बोलता है सुनवाई का स्थगन, रेवेन्यू कोर्ट ऑफिसर किसी मुकदमे की सुनवाई को स्थगित भी कर सकता है। 65 क्या बोल रहा है, 63 के अंतर्गत पारित आदेशों की कोई अपील नहीं होना, यानी 63 में कौन सा आदेश दिया था, पक्षकारों की अनुपस्थिति में जो भी ऑर्डर दिया था उसकी अपील नहीं होगी। 66 बोलता है परिवेश दिलाने व प्रभाजित करने की शक्ति, रेवेन्यू कोर्ट और ऑफिसर खर्चे दिला सकेंगे, विभाजित कर सकेंगे, रेवेन्यू कोर्ट करेगा, ठीक है ना, राजस्व न्यायालय। इसके बाद 67 भूल चूक को सुधारने की बात कर रहा है, रेवेन्यू ऑफिसर स्वयं अपने विवेक से पक्षकार के आवेदन पर भूल चूक सुधार सकेगा। कौन कर सकेगा, रेवेन्यू ऑफिसर। और कैसे करेगा, या तो पक्षकार ने आवेदन किया है या फिर क्या हो गया, उसको स्वयं विवेक से ऐसा लगा। 68 कहता है विवादों को मध्यस्थता को भेजने की शक्ति, तो सिविल मैटर की तरह रेवेन्यू मैटर भी ऑर्डर द्वारा मध्यस्थ को भेजे जा सकते हैं। कैसे भेजे जाएंगे, पक्षकारों की कंसर्न से, पार्टीज जो होंगी ना उनकी कंसर्न से भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 69 मध्यस्थता के लिए भेजे गए मुकदमों की कार्यप्रणाली, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के प्रोविजन जो इस एक्ट के अगेंस्ट ना हो वो अप्लाई हो जाएंगे। सेक्शन 70 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मध्यस्थ के निर्णय को रद्द कराने का आवेदन पत्र, मध्यस्थ द्वारा पंचायत पेश किए जाने की नोटिस की तामील से 20 दिन के अंदर दिया जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है और ये बात हमने लिखनी है कि मध्यस्थ के द्वारा पंचायत पेश किए जाने की नोटिस की तामील से 20 दिन के अंतर्गत किया जाएगा। 71 मध्यस्थ के पंचायत के अनुसार निर्णय, रेवेन्यू कोर्ट ऑफिसर मध्यस्थ ने पंचायत दिया है उसके अकॉर्डिंग निर्णय, ये पंचायत क्या होता है, सिविल कोर्ट जो निर्णय करता है वो तो होता है जजमेंट, और जो मध्यस्थ निर्णय करता है उसको पंचायत बोलते हैं। तो रेवेन्यू कोर्ट ऑफिसर मध्यस्थ ने अगर पंचायत दिया है उसके अकॉर्डिंग निर्णय पारित करेगा, ठीक है। सिविल न्यायालय में अपील व दावे पर प्रतिबंध, केवल रीड ओनली सेक्शन है, हेडिंग याद करके जा सकते हो ओनली अगर चाहो तो। अचल संपत्ति का कब्जा सौंपना, तो अचल संपत्ति के कब्जे का निर्णय दिया तो आदेश देने वाला जो भी रेवेन्यू कोर्ट होगा, ऑफिसर होगा, अकॉर्डिंग टू सिविल कोड उसका एग्जीक्यूशन करवाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा लैंड लॉ का, राजस्थान जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसका पार्ट 1, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमको पार्ट 2 लेके आना पड़ेगा। तो आप लोगों को क्या करना है, पहले पार्ट 1 को देखना है, जल्दी ही पार्ट 2 लाने का प्रयास किया जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही एक अच्छा सा कमेंट दे दो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। साथ में ही बीएनएस की, बीएनएसएस की, बीएसए की यूट्यूब पे सीरीज अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी पे के। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डी लॉ क्लासेस की ऐप पे भी जा सकते हैं, डी लॉ क्लासेस की ऐप है वहाँ पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके की क्वेरी है तो डी लॉ क्लासेस पे एडवोकेट बरखा के नाम से आपको मिलेगा, वहाँ पे आप डीएम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको माइनर के संबंध में और लेक्चर्स देखने हैं, जैसे इंडिसेंट हो गया, प्रोबेशन हो गया, पॉक्सो हो गया, तो ये सब सीरीज हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आपके सामने सामान रखा हुआ है, आप लोग क्या कर रहे हैं, उसको फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो जाइए चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हम मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।